हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल। आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। इन दिस टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डील विद द एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एसएससी जेई का जो कि 4 मार्च 2017 को मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी किए चलिए सर सेशन को अब हम स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। क्वेश्चन को पढ़िए और वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्या कहता है ये क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द गे लुसेक्स लॉ फॉर ए परफेक्ट गेस, परफेक्ट पास लिख दिया क्या, फॉर ए परफेक्ट गेस द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए गिवन मास वेरीज डायरेक्टली। जो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है वो किस तरीके से वेरी करता है। ठीक है, चलिए। तो डिफरेंट आइडियल गैस के जो लॉज होते हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। ये जो आइडियल गैस का लॉ है ये क्या कहता है बताइए? गे लुसेक लॉ। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने, देखिएगा। अगर हम बात करते हैं गे लुसेक लॉ की, तो गे लुसेक लॉ इज फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए है। अगर हम बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू एम आर टी फॉर अ पर्टिकुलर मास, फॉर अ गिवन मास। अगर आपका मास कांस्टेंट है, अगर आपका वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर डायरेक्टली वेरीज एज टेम्परेचर। प्रेशर विल डायरेक्टली वेरीज एज टेम्परेचर। बट कौन सा टेम्परेचर? यहाँ देखो, यहाँ भी टेम्परेचर है, यहाँ भी टेम्परेचर है, यहाँ भी टेम्परेचर है। बट अगर हम बात करते हैं इसके आंसर की, तो इसमें जो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो मोस्ट करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्योंकि ये ऑप्शन सी में आपका वॉल्यूम वाला जो कंडीशन है ये भी आपका गिवन है। इसी नियम से आप पता लगा सकते हो कि जो P1 डिवाइड बाय जो आपका P2 होता है फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, इट विल बी इक्वल टू T1 डिवाइड बाय T2। ये किसके इक्वल होता है? T1 डिवाइड बाय T2 के इक्वल होता है। Now let's move to the question number second। कह रहा है कि which of the following can be regarded as a gas so that gas flow could be applicable within the commonly encountered temperature limits। ये क्या है? यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इन ऑप्शंस में से कहाँ पर मैं गैस के लॉज लगा सकता हूँ। देखिएगा यहाँ पर है मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब क्या होता है? मॉइस्चर मतलब होता है H2O, वाटर वेपर, H2O, steam, H2O। Now listen my words very carefully। ठीक है, वाटर वेपर, वाटर वेपर इज ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस। मॉइस्चर, मॉइस्चर में भी आपका लिक्विड और गैस ट्रीट होता है, लिक्विड और गैस ट्रीट होता है। तभी तो आपका ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट आता है। किसका कंसेप्ट आता है? ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट आता है। अब देखो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एयर, ये सभी क्या है? गैसेज हैं। अब ये जो आपकी स्टीम है यहाँ पे, ये आपकी स्टीम सेचुरेटेड भी हो सकती है और ये स्टीम आपकी सुपर हीटेड भी हो सकती है। इट इज नॉट मेंशन ये सेचुरेटेड स्टीम है या फिर सुपर हीटेड स्टीम है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो गिवन ऑप्शंस में जो गैसेज हैं, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? आइडियल गैस के जो डिफरेंट लॉज है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आपके जो गे लुसेक्स लॉ है, इन सबको मैं क्या कर सकता हूँ? अप्लाई कर सकता हूँ। And this is the question number 3। Temperature of a gas is produced due to is a heating value, kinetic energy of molecules, repulsion of molecules, attraction of molecules। So देखेंगे गैस का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके पास
लीनियर काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ऑसिलेशन काइनेटिक, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है। और उसी काइनेटिक एनर्जी के होने के कारण उसके पास कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होती है, एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स टेम्परेचर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से ये क्वेश्चन आपका लिया गया है। द प्रेशर ऑफ ए गैस in terms of its mean kinetic energy per unit volume E is equal to what? देखिएगा, अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 मास। और अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर। दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। This is the average kinetic energy. Now, it is asking the average kinetic energy per unit volume. एक फॉर्मूला और आपने देखा होगा, E बराबर 3/2 kT। E बराबर 3/2 kT। What is K? K is the universal gas constant divided by number of moles. K is the universal gas constant divided by number of moles। ठीक है, और इसकी जगह आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे आप ले सकते हो R डिवाइड बाय मास, ऐसे भी ले सकते हो, है ना, R पर यूनिट मास। सो दिस इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल। ठीक है, और अगर आप काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास लोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, आपका मास आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, 1/2 m वी आर एम एस का स्क्वायर, और 3/2 के को अपने आर के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, आर इंटू में टी। ठीक है, और नो नो, दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी बेसिकली, ऐसे बात कर लो। ये तो तब लेते हैं जब हम पर यूनिट, इफ यू नो द नंबर ऑफ मोल्स, है ना, ऐसे नहीं होगा ये। के इसका आर बाय नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये शायद यहाँ पे डिवाइड बाय अन आता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। आर इंटू एन। अच्छा, के को ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, अगर आप मान लो के को अगर आप मान लो ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, आर बार इंटू नंबर ऑफ मोल्स, और इस आर बार को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो आर इंटू एन से, अगर आप टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो तो वो के बाई एन होता है। ठीक है, दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी, आर इंटू मास एम। एक सेकंड, मुझे यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। के बाय एन इज इक्वल टू आर, तो के इक्वल टू आर एन, और v इसके मास नीचे चला जाएगा, ये 3RT 2 से 2 कट जाएगा, तो v हो जाएगा आपका √3RT डिवाइड बाय m। लेकिन अपने को क्या चाहिए, मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए।
ये वाली पर यूनिट मास ले जाएंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, हाफ वी आर एम एस का स्क्वायर। तो इसमें कुछ ना कुछ घोटाला हो रहा है, एक मिनट रुको जरा। ये तो सही है, ठीक है, ये भी सही है, 3/2 kT। इसको मान लीजिए एवरेज है ई, अपने को बताना है प्रेशर पी इन टर्म्स ऑफ द मीन काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये बेटा प्रेशर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रेशर। तो 1/2 m वी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 आर टी पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू, ओके, और 2 से वैसे भी 2 कट ही जाएगा, 2 पढ़ा रहने दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। आर टी अपॉन में पी, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, आर टी अपॉन में बी, इसको लिख सकता हूँ मैं प्रेशर। तो प्रेशर हो जाएगा 2/3 ऑफ ई। मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट इसमें लगा है। हाँ, चलो इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, देखिएगा, एक मिनट रुकिए। देखिएगा, बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, दिस इज 3/2 kT, दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी per unit moles, it will be 3/2 k by n into t. So kinetic energy will be equal to k by n को मैं लिख सकता हूँ r, so it will be equal to 3/2 number of moles n into r bar into t। n r bar t को मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ m r t, या फिर मैं लिख सकता हूँ प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो काइनेटिक एनर्जी को इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 इंटू प्रेशर इंटू वॉल्यूम। अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ प्रेशर, है ना, 3/2 टाइम्स ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर विल बी इक्वल टू 3/2, वहां जाके उल्टा हो जाएगा, इट विल बी 2/3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ this pressure will be equal to 2/3 times of kinetic energy per unit volume is E। ओके, चलिए, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। अकॉर्डिंग टू द बोयल्स लॉ, देखिए अभी गेल-लुसैक्स लॉ आया था, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था आपका, तो जो कांस्टेंट होता है ना वो याद रख लो। अब जो बोयल्स लॉ है, उसका याद रखो टीबी, तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा,
टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो प्रोसेस आपका आइसोथर्मल हो जाएगा। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है और आइडियल गैस है तो हम कह सकते हैं प्रेशर इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट होगा। प्रेशर इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा तो P1 V1 बराबर P2 V2 एंड P1 डिवाइड बाय P2 इज इक्वल्स टू V2 डिवाइड बाय V1। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Boyle's law pressure into volume का प्रोडक्ट कांस्टेंट is applicable to gases under which ideal gas। आइडियल गैस कौन सी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है? जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो। जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो, है ना? तो यहां से आप आंसर दे सकते हो ओनली स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर्स। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। अकॉर्डिंग टू द विच लो all perfect gases change in volume by 1/273 of their original volume। So change in volume is equal to 1/273 times of original volume। It means change in volume divided by original volume is 1 divided by 273 at 0 degree Celsius for every 1 degree Celsius change in temperature when pressure remains constant। तो प्रेशर आपका क्या है? कांस्टेंट है। प्रेशर अगर आपका कांस्टेंट है देन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम आपका टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर जब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे so for change in volume by 1/273 of their original volume at 0 degree Celsius for every 1 degree Celsius change in temperature when pressure remains constant। ये कौन सा लो है? एक तो आप ये यूं भी बता सकते हो कि when pressure remains constant, तो बॉयल्स लॉ में तो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और ये चार्ल्स लॉ हो जाएगा। इसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है और गेल-लुसिक लॉ में क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ये भी आ गया क्या आज वाले इसमें? तो ये सारे लो आगे इस वाले में। ठीक है, बाकी आप इसका डेरिवेशन भी कर सकते हो। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। अगर हम डेरिवेशन करना चाहें तो देखो कैसे करेंगे। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। dv अपॉन में भी इक्वल टू dt अपॉन में t। so change in volume is equals to volume into dt upon में t। so t is given as 0 plus 273 equal to 273 and change in temperature कितना change in temperature है? for 1 degree Celsius change, for 1 degree Celsius change, so change in volume will be original volume into change in temperature is 1, original temperature is 273, so it is according to which law? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। सही है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन है।
थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, कर्व ए की थर्मल कंडक्टिविटी प्लस नीचे वाले की माइनस और डी वाले की थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट, तो ए की थर्मल कंडक्टिविटी विल इंक्रीजेस या डिक्रीजेस, प्लस है तो इट विल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। चलिए नाइन्थ का बताइए। In order that cycle to be reversible, all the processes should be reversible process। कोई भी एक साइकिल है उसके रिवर्सिबल होने के लिए जितने भी प्रोसेस हैं उनका रिवर्सिबल होना जरूरी है, ठीक है। नाउ सी, फ्री एक्सपेंशन और फ्रिक्शन रेजिस्टेंस एक्सपेंशन शुड नॉट बी इनकाउंटर्ड when heat is absorbed temperature of hot source working substance should be same, when heat is being rejected same। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इट मीन्स जब आप हीट ऐड करोगे तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। सो व्हेन टेम्परेचर आर ऑलमोस्ट सेम द प्रोसेस इज वेरी वेरी स्लो। व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड द हीट एट वेरी वेरी स्लो मैनर देन द प्रोसेस विल बिकम रिवर्सिबल वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका डी। थ्रोटलिंग प्रोसेस की हमने चर्चा की थी थोड़े दिन पहले, है ना। थ्रोटलिंग प्रोसेस में कौन कांस्टेंट होता है, एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। Maximum work by expansion of a gas in a closed system is possible when the process is at constant। क्लोज सिस्टम में मैक्सिमम वर्क कब मिलेगा? पहली बात तो क्लोज सिस्टम में जो वर्क डन मिलता है वो आपको किस एक्सेस पे मिलता है? वॉल्यूम एक्सेस पे मिलता है। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंशन का काम है ना, तो एक्सपेंशन में इंक्रीज करा दो वॉल्यूम। देखिएगा, ये तो आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, दूसरा है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तीसरा है आपका पीवी कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, चौथा है आपका पीवी की पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट, और ये जो फिफ्थ प्रोसेस है पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। सबसे ज्यादा अगर आप एरिया देखते हो आपको यहाँ मिलेगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के नीचे। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के नीचे का जो एरिया है सबसे ज्यादा है। जो एरिया सबसे ज्यादा होगा तो उस केस में हम कह सकते हैं एरिया अगर मैक्सिमम होगा उस केस में हम कह सकते हैं कि हमारा वर्क डन भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस विल बी द राइट आंसर। ट्वेल्थ का देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल बी। आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और अगर हम बात करें फॉर आइडियल गैस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू mCv dt। आइडियल गैस के लिए Cv कांस्टेंट होता है, फॉर आइडियल गैस Cp एंड Cv क्या है, कांस्टेंट है। और Cp और जब Cv कांस्टेंट है और साथ में इन्होंने दे रखा आइसोथर्मल प्रोसेस है, व्हेन चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो, so change in internal energy will be also equals to zero, internal energy will remain constant, so internal energy will remain constant। 13th का देखिए, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, बिना कुछ खाए पिए काम करते रहो। परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड देखिए तीन टाइप की होती है, एक तो होती है PMM1, एक होती है PMM2, एक होती है PMM3। अब तीनों देखो बहुत ही आसान है याद रखना। PMM1 वर्क प्रोड्यूस करता है बिना किसी एनर्जी इनपुट के। इज इट पॉसिबल कि बिना कुछ खाए पिए जीवन भर काम करते रहो? नॉट पॉसिबल।
PM2 जितना एनर्जी लेता है उतना ही वर्क प्रोड्यूस कर देता है। PM2 क्या कहता है, जितना खाओगे उतना ही वर्क बना दो। PM3 क्या कहता है, मैं तो बिना फ्रिक्शन का मशीन हूँ। तीनों परपीचुअल मोशन मशीन, इमेजिनरी मशीन, हाइपोथेटिकल मशीन। इंजन विद 100% थर्मल एफिशिएंसी, ये तो PM2 है। फुल्ली रिवर्सिबल इंजन, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, नहीं भैया, लो से हाई तो भेजता है रेफ्रिजरेटर। मशीन दैट कंटिन्यूअसली क्रिएट इट्स ओन एनर्जी, वो खुद ब खुद अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है बिना कोई एनर्जी डिस्पेयरिंग के, तो आंसर हो जाएगा डी। 14 देखिए, द डोर ऑफ ए रनिंग रेफ्रिजरेटर, मान लो ये कमरा है, कमरा को हमने इंसुलेटेड कर दिया, यहाँ रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर को बिजली जा रही है, इलेक्ट्रिकल वर्क अंदर जा रहा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, नो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, हीट ट्रांसफर इज जीरो। तो फर्स्ट लो लगा लो, प्रोसेस लगाओगे, क्या लगाओगे, फर्स्ट लो लगाओ, प्रोसेस में लगाओ एक बार, डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, सो डेल क्यू इज जीरो, इस रूम पे ही लगा लो ना, रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं है। सो डी यू बराबर माइनस का डेल डब्ल्यू, सो डी यू बराबर कितना सिस्टम को हम वर्क दे रहे हैं, डब्ल्यू, सो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इंक्रीजेस। यहां से आया है डी यू बराबर माइनस का डेल डब्ल्यू, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, देखो डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, डेल क्यू है जीरो, डी यू का डी यू प्लस डेल डब्ल्यू क्या है, माइनस का डब्ल्यू, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सो डी यू बराबर डब्ल्यू, डी यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, du is greater than 0. So what does it mean? Internal energy of the system will be increases. System का internal energy increase होगा, मतलब temperature of the system will be increases. if system का temperature increase होता है, the room will be gradually warmed up. ऐसा क्यों हुआ? देखिए, कुछ ना कुछ एनर्जी अंदर जा रही है इन द फॉर्म ऑफ वर्क। अब ये रेफ्रिजरेटर क्या करता है, ये रेफ्रिजरेटर यहाँ की जो हीट है ना, इसके यहाँ की हीट एब्जॉर्ब करके रूम में भेजता है। अगर मान लो रूम हमने खुला रखा, तो रूम की हीट रेफ्रिजरेटर में जाएगी, रेफ्रिजरेटर की रूम में, रूम की रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर की रूम में, ये चलता रहेगा। लेकिन जो ये हम वर्क सप्लाई कर रहे हैं ना रेफ्रिजरेटर को, ये कंप्रेसर वर्क करेगा, तो कंप्रेसर भी तो गर्म होगा ना, कंप्रेसर की वॉल्स भी गर्म होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कोई भी एनर्जी यहाँ से बाहर नहीं आ रही रूम से, ओनली अंदर ही अंदर एनर्जी जाएगी, तो रूम का तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा ना। 15 बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 27 डिग्री सेल्सियस 300 और वॉल्यूम को डबल कर दिया, ये हो जाएगा 600, 600 में से 273 गए, 327 डिग्री सेल्सियस। 16 फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, डुअल हमेशा बीच में आता है, ऑटो की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी और डीजल की एफिशिएंसी मिनिमम होगी फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो। अदरवाइज 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 क्या होगा, डुअल हमेशा बीच में आता है और डीजल मैक्सिमम होगा और ऑटो मिनिमम होगा फॉर ऑल अदर कंडीशन। So for same compression ratio, Otto cycle is more efficient as compared to the diesel cycle. 17 efficiency of diesel cycle decreases, sorry, efficiency of diesel cycle with decrease in cutoff ratio. What is the formula of efficiency of diesel cycle? 1 minus में 1 divided by compression ratio raised to the power gamma minus 1, cutoff ratio raised to the power gamma minus 1 divided by cutoff ratio minus 1. So when cutoff ratio will be increases, ध्यान रखिएगा, हीट सप्लाई इंक्रीज होता है
और हीट सप्लाई इंक्रीज होने के साथ साथ नेटवर्क भी इंक्रीज होता है, एरिया ऑफ पीवी डायग्राम विल बी इंक्रीजेस, बट एफिशिएंसी डिक्रीज होती है, एफिशिएंसी विल बी डिक्रीजेस, बट यहाँ पे कट ऑफ रेशियो को डिक्रीज कर रहा है, ध्यान रखना। इफ यू डिक्रीज कट ऑफ रेशियो, एफिशिएंसी विल बी इंक्रीजेस, तो एफिशिएंसी विल बी इंक्रीजेस। Ideal efficiency of erection cycle with perfect regeneration operating between two given temperature is equal to what? बताओ। It is equivalent to the efficiency of Carnot cycle। 19th बताइए, स्टीम नोजल क्या करती है? हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ऑप्शन डी। और डिफ्यूजर इसका उल्टा करता है। इफ C1 is negligible then C2 will be equal to 44.72 अंडर रूट ऑफ डेल्टा H, ये मीटर पर सेकंड में आएगा। इफ डेल्टा H इज इन किलो जूल पर केजी। 20 which is the wrong assumption for calculation of air standard efficiency? All processes are reversible, specific remain constant, no account of mechanism of heat transfer is considered, gas dissociate at the high temperature, gas can't dissociate होती है, ये wrong assumption है, इसके तो हम बात ही नहीं करते क्लास में, तो ये गलत हो गया। अच्छा, मास दे रखा है आपको 3 kg, वॉल्यूम दे रखा है 1.5 मीटर क्यूब, इट इज क्यूब। इंटरनल एनर्जी दे रखा है 3.5 मेगा जूल पर केजी, और प्रेशर दे रखा है 0.3 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल, H बराबर कैपिटल H ले लो, U प्लस पी वी, यू इंटरनल 3.5 इंटू मास 3 प्लस प्रेशर है 0.3 इंटू वॉल्यूम है 1.5, सो H 3 5 जा 15 1 9 10.5 प्लस 0.45, so H will be equal to 10.95 मेगा जूल, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए 22 का देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीट साइकिल, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे इस सेशन में, कंप्लीट साइकिल, ठीक है। द चेंज ऑफ एंट्रोपी विल बी, देखिए एंट्रोपी इज ए प्रॉपर्टी, एंड प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शंस। अब देख लो खुद ही आप, ये टेम्परेचर एक्सिस, एंट्रोपी एक्सिस, ये एक साइकिल, 2 प्रोसेस, 3 प्रोसेस, ये पूरी साइकिल हो गई। पूरी साइकिल होने के बाद चेंज इन एंट्रोपी, पूरी साइकिल होने के बाद चेंज इन एंट्रोपी, पूरी साइकिल होने के बाद चेंज इन एंट्रोपी 0, पूरी साइकिल होने के बाद चेंज इन एंट्रोपी 0। गिब्स फंक्शन, एक तो होता है गिब्स फंक्शन, एक होता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। So Gibbs function is G बराबर H minus Ts, Gibbs Helmholtz function is F बराबर U minus Ts। So H minus में Ts। 24, during a process on a closed system, internal energy increases by twice the units than heat added to it. It is possible due to, देखो
आपने हीट सप्लाई किया 100 यूनिट, इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी 200 यूनिट। ये कब पॉसिबल है? व्हेन वर्क विल बी डन ऑन द सिस्टम 100 यूनिट। So when work will be done on the system and heat added to the system, temperature will be increases. Temperature will be increases, increasing the temperature, performing the shaft work on the system. So which will be the most appropriate answer? Work will be done on the system. System के ऊपर वर्क किया जाए तब। 25 फ्यूजन कर्व PT diagram. Substance possesses the following slope for all substances. फ्यूजन कर्व, चलो ऐसा करते हैं, इसको हम देते हैं आपको होमवर्क। इसका आंसर आप सभी लोगों को देना है कमेंट सेक्शन। ऑल सब्सटेंस में आपका वाटर भी आ जाएगा और अदर देन वाटर भी आएगा। ठीक है, सो डू द गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, एंड द रिमेनिंग क्वेश्चन सेशन वी विल डू इन द नेक्स्ट टाइम। इसकी भी रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस, सी इन द नेक्स्ट सेशन। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।